मूवी की शुरुआत में मोनोलिथ नाम की एक कंपनी के सीईओ को दिखाते हैं और वो अपनी कंपनी की बनाई हुई एक नई कार के बारे में बात कर रहा है। अब तक दुनिया में बनाई गई सभी टॉप एंड फीचर्स वाली कार में हमारी ये कार नंबर 1 है। इसमें बुलेट प्रूफ मिरर है और साथ ही नैनोटेक बॉडी आर्मर भी है। रियल लाइफ सिचुएशन में होने वाले लगभग 25 तरह के खतरों में इस कार के अंदर बैठे पैसेंजर को सुरक्षित रखने वाली टेक्नोलॉजीज इस कार में भरपूर है। यही नहीं, हमने इसमें वोल्ट मोड भी इंट्रोड्यूस किया है। अगर आप ये मोड ऑन कर देते हैं तो कोई भी किसी भी कीमत पर कार को नहीं खोल पाएगा। ये हम दावे के साथ कहीं पर भी कहने को तैयार हैं। सीईओ इस कार के सारे फीचर्स बड़े ही गर्व के साथ बता रहा होता है और आखिर में वो कहता है कि इस कार में लिल्थ नाम की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम भी है, जिसके माध्यम से जो चीजें की जा सकती हैं आप सोच भी नहीं सकते। सुनकर लगता है कि ये आयरन मैन के जार्विस सिस्टम जैसा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है। एक और सीईओ इस कार की खूबियों को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा होता है। तभी दूसरी ओर हमें वही कार हाईवे पे दिखाई जाती है। इस कार के अंदर हमारी मूवी की हीरोइन सैंड्रा को भी दिखाते हैं। सैंड्रा अपने 2 साल के बेटे डेविड के साथ अपनी माँ से मिलने जा रही होती है। कार का डैशबोर्ड हमें दिखाया जाता है जिसमें ग्रैनीज होम डिस्प्ले किया हुआ होता है। वहाँ जाने का रूट भी बढ़िया से डिस्प्ले में दिखाया जाता है। सैंड्रा के बारे में पूछो तो वो एक फ्रीकी पॉप सिंगर हुआ करती थी, पर अब उसने वो सब छोड़ दिया है। बच्चे के होने के बाद वो एक साधारण हाउसवाइफ बनकर अपनी खूबसूरत जिंदगी आराम से बिता रही है। पीछे से डेविड उसे प्यार से सैंड्रा सैंड्रा कहकर तुतला रहा होता है। लगता है उसने अभी हाल ही में बोलना शुरू किया है। सैंड्रा उसकी बात समझकर कहती है, ठीक है, तुम्हें गाना चाहिए ना, अभी तुम्हारा गाना लगा देती हूँ। ऐसा कहकर कार के अंदर कुछ अनोखी चीजें दिखाकर उसे एंटरटेन कराती है। तभी अचानक एक आवाज आती है, हेलो मैम, मैं हूँ लिज, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? ये सुनकर सैंड्रा कहती है, अरे डेविड, देखा तुमने, हमारी कार बोलती भी है। फिर वो लिज से कहती है, सिर्फ सैंड्रा ही कहो। लिज चाहे कितनी भी धमाकेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों ना हो, पर वह इंसानों के दिमाग की बराबरी नहीं कर सकती, राइट? लिज फिर पूछती है, ओके सैंड्रा, पीछे बैठा हुआ वो छोटा बच्चा कौन है? सैंड्रा बिल्कुल चकित हो जाती है और पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि मेरे साथ कोई बैठा हुआ है? लिज जवाब देती है कि उसके वेट के अनुसार अगर इतना वेट हो तो एक बच्चा ही हो सकता है, ऐसा मैंने गैस किया है। उसकी बात सुनकर सैंड्रा सोचती है कि ये तो बड़ी रुस्तम लगती है। इस तरह उन दोनों की बातें चल रही होती है। फिर सैंड्रा उससे पूछती है, अच्छा बताओ मेरा वेट क्या है? लिज ठीक वेट बता देती है। इस पर सैंड्रा कहती है, देखो इस बात को गर्ल्स का सीक्रेट समझकर तुम भूल जाना, ओके? तभी एक सिग्नल पर कार रुकती है। न जाने सैंड्रा को क्या सोचता है। वो लिज से पूछती है कि क्या तुम ये सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकती हो? तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल रख सकती हूँ। तो सैंड्रा पूछती है कि मुझसे पहले इस कार में जो लोग ट्रेवल करते थे, क्या तुम उनके वेट के बारे में मुझे बता सकती हो? तब लिज अपनी डिस्प्ले में उन सब के वेट दिखाती है। सैंड्रा ये कार पहली बार चला रही होती है। ये उसके हस्बैंड कार्ल की कार है। डिस्प्ले में वेट दिखाकर वो जान जाती है कि उसके हस्बैंड कार्ल का वेट और ये उसके फ्रेंड का वेट होगा, पर ये 50 केजी का वेट किसका हो सकता है? आखिर वो कौन है? सैंड्रा थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगती है। इतने में कार्ल का कॉल आ जाता है, पर कॉल उठाने में वो जरा हिचकिचाती है। लगता है उसके और कार्ल के बीच जरा सी टकरार चल रही है और वो कुछ देर बाद कॉल अटेंड कर देती है। कार्ल वीडियो कॉल कर रहा होता है तो वो डेविड से कहती है, देखा बेटा कौन बात कर रहा है? इतने में डेविड पीछे से चिल्लाता है, डैडी डैडी। फिर उससे कार्ल पूछता है, हे कहाँ जा रहे हो तुम? डेविड के कुछ बोलने से पहले सैंड्रा दूसरा सवाल करती है कि आप कहाँ हैं? तभी कार्ल के रूम के पास से एक फ्लाइट के उड़ने की आवाज आती है। फिर सैंड्रा पूछती है, अच्छा तो फिर आप एयरपोर्ट के सामने वाले होटल में ही ठहरे हैं क्या? कार्ल हाँ में जवाब देता है और कहता है कि हम यहाँ एक मीटिंग के लिए आए हैं, अब मुझे जाना होगा और लौटने में लेट हो जाएगी। सैंड्रा रूखी आवाज में बातें कर रही होती है। इस बीच वो अपना फोन डेविड को देती है और उसका फेवरेट गेम लगाकर उसको देती है। फिर वो कार्ल से बात करने लगती है। तब कार्ल पूछता है, तुम्हें कैसी लगी ये कार? जानती हो इसमें बहुत सारे फीचर हैं। इस कार को खरीदे हुए 3 ही दिन हुए हैं, पर तुम्हारा तो ये पहला ड्राइव है, कैसा लग रहा है तुम्हें? तो वो कहती है, एकदम सुपर्ब है। कार्ल उसको और भी बातें बताता है, जैसे तुम इसके साथ अपना स्मार्टफोन भी कनेक्ट कर सकती हो और फिर तुम इस कार की हर चीज अपने फोन से ऑपरेट कर सकती हो। कुछ देर इन्हीं बातों में गुजर रही होती है। इतने में कार्ल कहता है कि उसे काम है और अब उसे जाना होगा। फिर वो कॉल कट कर देता है। कट करके अगले सीन में सैंड्रा हाईवे के एक सुपरमार्केट में डेविड का डायपर चेंज कर रही होती है। तभी वहाँ 3 लड़कियाँ आती है। तीनों ही टीनेजर्स हैं और एक दूसरे का मजाक उड़ाती हुई फन लविंग टाइप की लड़कियाँ हैं। उन्हें देखकर सैंड्रा स्माइल करती है। फिर मुड़कर डेविड से कहती है, कुछ साल पहले तुम्हारी मम्मी भी ऐसे ही थी बेटा। फिर वो डेविड के लिए कुछ चीजें खरीदती है। तभी वहाँ के टीवी में एक कार्टून चल रहा होता है। उस कार्टून में एक लोमड़ी पहाड़ से एक वोल्ट को दिखाकर उसे खोलती है। उसी वक्त सैंड्रा के पीछे एक आदमी आकर खड़ा होता है और कहता है, मुझे लगता है कि मैं आपको जानता हूँ,
मैं तो देखते ही पहचान गया था, आप एक सिंगर है ना। इतने में वो आदमी फ्लर्ट करने लगता है और कहता है कि हम सब दोस्त साथ में आए, आप भी हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए, बड़ा मजा आएगा। अब सैंड्रा बिल्कुल इरिटेट हो जाती है और कहती है जो तुम सोच रहे हो वो नहीं होगा, मेरी शादी हो चुकी है और मेरा एक बेटा भी है। वो फिर भी अपनी आदत से बाज नहीं आता और कहता है ओह आप मैरिड हो, देख के तो ऐसा नहीं लगता। उससे छुटकारा पाकर जब सैंड्रा मुड़कर देखती है तो डेविड वहाँ नहीं होता। सैंड्रा घबराकर वहाँ सभी से पूछती है और डेविड डेविड चिल्लाती भी वहाँ आसपास हर जगह ढूंढती है, पर डेविड का कहीं पता नहीं चलता। टेंशन में सैंड्रा को अपनी धड़कन सुनाई देने लगती है। आखिर में वो देखती है कि वो 3 लड़कियां और वो फ्लर्ट करने वाला आदमी एक ही ग्रुप के लोग हैं और वो डेविड को अपनी कार में बिठाकर उसके साथ खेल रहे होते हैं। ये देखकर सैंड्रा बहुत गुस्से में लाल हो जाती है। वहाँ जाकर चिल्लाकर कहती है कि यहाँ मेरी धड़कन रुक गई थी और बिना बताए तुम लोग मेरे बेटे को यहाँ ले आए। तब वो लड़कियां भी जरा गुस्से में कहती है सुनिए मैडम, यहाँ आकर चिल्लाने के बजाय आप हमें थैंक यू बोलेंगे तो अच्छा होगा, एक छोटे बच्चे का ऐसा ध्यान रखेंगे आप। वो लड़कियां झगड़ने पे उतर आती है, साथ ही में उसके बॉयफ्रेंड्स भी उनका साथ देते हैं। गुस्से में आकर सैंड्रा डेविड को वहाँ से उठाती है और अपने कार में उसे बिठाकर खुद भी अंदर बैठ जाती है। फिर वो कार को अंदर से लॉक कर देती है। वो गैंग दरवाजा खोलने की बड़ी कोशिश करता है। इतने में सैंड्रा कार के अंदर वोल्ट मोड ऑन कर देती है। फिर वो लोग बाहर से कुछ भी नहीं कर पाते। फिर सैंड्रा वहाँ से निकल जाती है और हाईवे पर वापस पहुँच जाती है, लेकिन उसकी टेंशन अभी भी खत्म नहीं होती। ओके कूल डाउन ये कहकर वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है। ठीक है चलो अब मम्मी का गाना सुनेंगे। ओके डेविड से ऐसी बातें करके उसका टेंशन थोड़ा खत्म हो जाता है और वो फिर से नॉर्मल होकर कार को चलाने लगती है। अभी उसकी फ्रेंड जैसा का कॉल आता है और दोनों सहेलियां देर तक बातें कर रही होती हैं। जैसा के बारे में कहें तो वो एक बहुत ही बड़ी फ्रीक है और लाइफ में किसी भी किस्म के कमिटमेंट से दूर रहना पसंद करती है। बातें करते हुए वो सैंड्रा को बताती है मैं एक होटल रूम में ठहरी हूँ, कुछ देर में मैं अपने बैंड के बाकी साथियों के साथ मिलने जाऊंगी। यूं ही बातें करते करते सैंड्रा अपनी जगह पर पहुंच गई होती है। तब सैंड्रा पूछती है जैसा तुम्हारा वेट क्या है, आपको तो पता चल ही गया होगा कि वो ऐसा क्यों पूछ रही है। जैसा हैरान होकर पूछती है अचानक ये सवाल क्यों कर रही हो तुम। बस यूं ही खैर छोड़ो उस बात को। ऐसा कहकर सैंड्रा फिर पूछती है कि अच्छा तुम कहाँ हो, वहाँ रूम में तुम्हारे साथ कोई और भी है क्या। सैंड्रा को लगता है कि वहाँ जैसा के सिवाय और कोई भी है। जैसा कहती है अरे ये क्या आज तुम सवाल पे सवाल करी जा रही हो, छोड़ो भी। अभी सैंड्रा को वहाँ किसी के फ्लाइट की टेक ऑफ होने की आवाज आती है। बस काम तमाम हो चुका था। सैंड्रा को अब पक्का यकीन हो जाता है कि जैसा वहाँ काल के साथ है और वो उससे पूछ ही लेती है कि तुम वहाँ मेरे हस्बैंड के साथ हो ना। जैसा जरा नर्वस नजर आती है और कहती है नहीं मैं अकेली हूँ। अच्छा अकेली हो तो फिर मुझे पूरा कमरा दिखाओ, ऐसा सैंड्रा कहती है। इतने में जैसा कॉल कट कर देती है। अब गुस्से में सैंड्रा का खून खौल रहा होता है और वो पीछे बैठे डेविड को भी डांट देती है। अब मैं और चुप नहीं रहूंगी, इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ के रहूंगी। ऐसा सोचकर सैंड्रा कार में नई डेस्टिनेशन फिक्स करती है। अब वो लॉस एंजलिस जा रही होती है। रास्ते में वो कार्ल को भी फोन करती है पर वो कॉल नहीं उठाता। पीछे बैठा डेविड भी कुछ खास अच्छे मूड में नहीं लगता। इस सिचुएशन में सैंड्रा तेजी से कार चला रही होती है। इतने में लिल्थ फिर बात करने लगती है और कहती है हमारे रास्ते में आगे एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और बहुत ट्रैफिक भी है। उस ट्रैफिक को क्रॉस करके जाना हो तो हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 2-3 दिन लग जाएंगे। तो सैंड्रा पूछती है कि क्या कोई और रूट भी है, मुझे शॉर्टेस्ट रूट दिखाओ। लिल्थ कैलकुलेट करके बताती है कि यहाँ से 1000 फीट की दूरी पर एक टर्न है। अगर तुम वो टर्न ले लेती हो तो 50 मील की दूरी पर हम फिर एक हाईवे से कनेक्ट हो जाएंगे और फिर वहाँ से हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएंगे। लिल्थ की बात मानते हुए सैंड्रा उस टर्न को ले लेती है और यही टर्न इस मूवी का भी एक टर्निंग पॉइंट होता है क्योंकि थ्रिल की शुरुआत यहीं से होती है। ये एक सुनसान और रेगिस्तान जैसा रास्ता होता है और यहाँ वहाँ 1-2 पेड़ होते तो कोई और बात थी, पर ये पूरी जगह एकदम बंजर लग रही है। इसी के बीच सैंड्रा अपनी कार चला रही होती है और अंधेरा भी होने लगता है। रास्ते भर लिल्थ उससे बातें कर रही होती है। वो कहती है कि सैंड्रा तुम्हें तो पता है कि इसमें ऑटो पायलट भी है, तुम थक गई हो तो सो सकती हो, मैं ड्राइविंग को संभाल लूंगी। नहीं मैं मैनेज कर लूंगी, ऐसा कहकर सैंड्रा इनकार कर देती है। पर सैंड्रा अंदर से बहुत डिप्रेस हो चुकी है क्योंकि वो पहले से टेंशन में थी और अब वो इस अनजान रास्ते पर जा रही है जहाँ बंजर जमीन के सिवा और कुछ भी नहीं है। बहुत देर ड्राइव करने के बाद उसे दूर एक लाइट की रोशनी दिखती है। उसे जरा तसल्ली हो जाती है कि शुक्र है इंसानों के रहने की जगह लग रही है, शायद यहाँ कोई मिल जाए। ऐसा सोचकर वो पास पहुँचती है पर वहाँ पहुंचकर पता चलता है कि वो एक पावर प्लांट है जहाँ सिर्फ ट्रांसफार्मर्स और बिजली के तार पड़े हुए हैं, किसी इंसान का नामो निशान नहीं है वहाँ। और ये देखकर तो वो और भी स्ट्रेस हो जाती है। वो फिर ड्राइव करने लगती है। कुछ देर की ड्राइव के बाद वो अपनी सिगरेट जलाती है और स्मोक करने लगती है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक वार्निंग अलार्म बजने लगता है। वो उस हाई-फाई कार का स्मोक डिटेक्शन अलार्म होता है। तुरंत ही कार की सभी विंडो खुलने लगती है और अलार्म और जोर से बजने लगता है। चुटकी बजाने के अंदर लिल्थ चेतावनी देने लगती है कि कार को तुरंत सड़क के साइड में रोके और
जल्दी जल्दी कार से बाहर चले जाइए। सैंड्रा थोड़ा इरिटेट हो जाती है और कहती है, अरे यहाँ कोई आग थोड़ी ना लगी है, ये तो मैं ही स्मोक कर रही हूँ, प्लीज अपना अलार्म बंद करो। एक और अलार्म की ऊंची आवाज और दूसरी ओर सैंड्रा के इंस्ट्रक्शन लिल्थ को यानी कि कार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंफ्यूज कर देते हैं। वो कहती है कि इंस्ट्रक्शन मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज क्लियर इंस्ट्रक्शन दीजिए। सैंड्रा चिल्लाने लगती है, अलार्म को स्टॉप करो, सब कुछ स्टॉप करो, प्लीज सब कुछ स्टॉप करो। सैंड्रा को इस तरह टेंशन में चिल्लाते देख डेविड डर जाता है। तभी लिल्थ पूछती है कि क्या आपको मैनुअल मोड में जाना है? आर यू श्योर कि आपको मैनुअल मोड में ही जाना है? तो सैंड्रा जोर से कहती है कि हाँ, मुझे मैनुअल मोड में ही जाना है। फिर वो एक बटन प्रेस करती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑफ कर देती है। अब कार के सारे ऑपरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंट्रोल से बाहर आ गए हैं और अब वो मैनुअल में चली गई है। इतने में डेविड डर के मारे रो रहा होता है। सैंड्रा और भी चिड़चिड़ी हो जाती है और टेंशन में चिल्लाते हुए कार चलाती है। अचानक कार के आगे कुछ आ जाता है और धड़ की एक आवाज आती है। मालूम होता है कि ये हिरन कार के नीचे आ गया है और टायर में फंस चुका होता है। अब डेविड और भी बिलखना शुरू कर देता है और वीजिंग का प्रॉब्लम होने के कारण उसकी हालत और भी बुरी हो जाती है। तब सैंड्रा उसका इनहेलर निकालकर उसको 2 पफ्स देती है और कहती है, डरो मत बेबी, सब ठीक हो जाएगा, ओके। उसे शांत करने के लिए उसे अपना मोबाइल देती है और कहती है, ये लो बेटा, तुम इसमें अपना फेवरेट टर्टल गेम खेलो, ओके। मॉम बस बाहर जाकर देखेगी कि क्या हुआ है और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे, ओके। ऐसा कहकर वो कार से उतरती है। बाहर आकर वो देखती है कि हिरन बुरी तरह से कार के पहिए के बीच फंस चुका है और दर्द के मारे तड़प रहा है। ये देखकर उसकी टेंशन और भी बढ़ जाती है। माथे पर हाथ रखती हुई चिल्लाती है, आज ये सब क्यों हो रहा है? इतने में कार का वार्निंग अलार्म भी बज रहा होता है क्योंकि डोर खुले हुए होते हैं। तुम कुछ देर चुप नहीं रह सकते क्या? ऐसा कहकर वो कार के दरवाजा बंद कर देती है। अब कार को चलाने के लिए उस हिरन को निकालना पड़ेगा, पर हिरन पहिए के बीच में बहुत ज्यादा फंस चुका होता है। उसे बाहर निकालने के लिए सैंड्रा वहाँ पास के एक लंबी लकड़ी को लेकर आती है। तब क्या होता है कि अंदर बैठा हुआ नटखट बच्चा टर्टल गेम खेलने के बजाय उस कार के ऐप को खोल देता है। कार उस ऐप के साथ कनेक्ट हो जाती है। फिर वो ऐप के सारे ऑप्शन देखता है और आखिर में वो कार का वोल्ट मोड ऑन कर देता है। ये देखकर हमारे मन में आता है कि अबे तुझे ऑन करने के लिए कुछ और नहीं मिला था क्या? उस ऑप्शन को ऑन करते ही सारे डोर्स लॉक हो जाते हैं, सारी विंडोज खुद ब खुद बंद होने लगते हैं। विंडोज और डोर के बंद होने की आवाज सुनकर सैंड्रा का तो जैसे दिल बाहर आ गया हो। वो कार के डोर की तरफ भागती है और किसी तरह विंडो के बंद होने के पहले उस छड़ी को अंदर घुसा देती है, पर कोई फायदा नहीं क्योंकि टाइम बहुत कम था। सिर्फ 2-3 सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाता है। विंडोज ग्लासेस उस छड़ी को तोड़ते हुए पूरी तरह बंद हो जाते हैं। अब कार पूरी तरह से लॉक हो जाती है। सैंड्रा ग्लासेस को पीटती है और चिल्लाती है, ओपन करो, ओपन करो। अभी वो देखती है कि डेविड के हाथ में उसका फोन है। फिर वो उसकी तरफ भागती है। बेबी प्लीज उसे इस तरफ से स्वाइप कर दो बेटा। वो चिल्लाकर ये सब कह रही होती है और आप सोचिए 2 साल के बच्चे की समझ में कुछ आएगा क्या? फिर भी सैंड्रा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि किसी भी तरह इस कार को अनलॉक कर दूं। तभी बच्चे के हाथ से फोन फिसलकर नीचे गिर जाता है। ऊपर से उस बच्चे को सीट बेल्ट से भी टाइट से बांधा हुआ होता है। बस अब सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं किया जा सकता। सैंड्रा उस कार के बारे में खूब जानती है। वो उस सुनसान जगह पर खड़ी होकर हेल्प हेल्प कहकर चीखती है, चिल्लाती है, पर वापस दूसरी तरफ आती है और दरवाजा पीटती हुई चिल्लाती है, लिल्थ प्लीज मेहरबानी करके दरवाजा खोल दो, अंदर बच्चा है, मैं सैंड्रा हूँ, मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है या नहीं? इसी तरह वो बेबस हालात में बहुत देर तक कार से विनती कर रही होती है, पर क्या करें, उसने तो कार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरह से ऑफ कर दिया होता है। दिस इज ब्लडी मैनुअल डेट्स। टेंशन और गुस्से में वो जाती है और एक बड़ा पत्थर उठा लेती है। उससे वो बहुत देर तक कार के शीशों को तोड़ने की कोशिश करती है। इसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो तो बुलेट प्रूफ शीशे रहते हैं। इस तरह कार को पत्थर से तोड़ने के साथ अलार्म चालू हो जाता है। इन सब के बीच अंदर बैठा डेविड चीखने लगता है। वीजिंग के कारण वो हांफने लगता है। उसकी खराब हालत और भी खराब होने लगती है। अगर वो ज्यादा देर तक हांफेगा या रोएगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, इसीलिए किसी तरह उसका रोना बंद करवाना होगा। ये सब सोचकर सैंड्रा उसकी तरफ आती है और पी का बू कहकर उसके साथ लुका छिपी खेलना शुरू करती है। अंदर हंसते देख डेविड भी हंसने लगता है। डेविड को देखकर वो हंसती है, पर जब उसे छुपती है तो वो घबराकर रो रही होती है। इस तरह खेल खेल में डेविड का रोना बंद हो जाता है। फिर वो कहती है, देखो बेटा, तुम यही रहना, मम्मी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। मैं बस थोड़ी दूर जाकर देखूंगी कि मदद करने वाला यहाँ कोई है कि नहीं। फिर वो कार से थोड़ी दूर चलने लगती है। वहाँ कुछ भयानक आवाजें आ रही होती है। कहीं से सियार की चीखने की आवाज आ रही होती है। चलते चलते वो उसी पावर प्लांट के पास जाती है और हेल्प हेल्प कहकर चिल्लाती है। वहाँ इंसान के नाम के वास्ते मक्खी मच्छर भी नहीं होते। बाहर ताला भी लगा होता है। ये देखकर वो फेंस पर चढ़ जाती है, शायद अंदर कोई मदद मिल जाए। फेंस पर चढ़ते चढ़ते उसके हाथ छिल जाते हैं और वो किसी तरह अंदर कूद जाती है। अंदर वो एक कमरे में पहुंचती है और वहाँ की लाइट ऑन करती है। कमरे में जाकर उसके चेहरे पर 1000 वॉट का बल्ब जलने लगता है और वो खुश हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक फोन होता है। वो उस फोन को उठाकर हेलो कहती है। तब उसमें से वॉइस मेल के मैसेज आने लगते हैं। वो सोचती है कि इन सब मैसेज के आने के बाद मैं कॉल करूंगी,
मैसेज के खत्म होने का इंतजार करते करते उसके चेहरे की खुशी धीरे धीरे फीकी पड़ती नजर आती है। उस फोन के